एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिसर्च होम साइंस बाय वर्षिका मैम। आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं ये होगा गृह विज्ञान टीजीटी 2005 का पेपर। जैसा कि आप सब जानते हैं ये सीरीज़ चल रही है क्रम से। अभी तक में हम लोगों ने 2004 का पेपर पूरा सॉल्व कर लिया है, जिसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है मेरे चैनल पे और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है यूपी टीजीटी होम साइंस PYQ नाम से। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि अब हम लोग 2005 का पेपर शुरू करने जा रहे हैं और ये तब तक चलती रहेगी सीरीज़ जब तक हम लोग 2021 तक के पेपर को सॉल्व ना कर लें। आपको गृह विज्ञान टीजीटी का सिलेबस भी जो होम साइंस का इसी टीजीटी PYQ प्रश्न की जो पहला पार्ट है उसमें बताया गया है। आज 2005 के पेपर का पहला पार्ट आने जा रहा है। तो अगर आप लोग पहली बार जुड़ रहे हैं तो आपको बता दें कि मेरे चैनल पे आपको होम साइंस की तैयारी कराई जाती है बिल्कुल फ्री। एक भी रुपए का आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा, ना थ्योरी के लिए, ना किसी प्रकार से किसी भी MCQ क्विज़ के लिए, ना मॉक टेस्ट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नहीं लिया जाएगा। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही हर एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर फर्स्ट पेपर होता है या सब्जेक्ट से अलग भी कोई एग्ज़ाम या पेपर होता है साथ में, जैसे LT ग्रेड भी GS आएगा, राजस्थान में देखिए आप एग्ज़ाम के लिए तो उसमें RPSC की जितनी भी परीक्षा होंगे उसमें भी GS राजस्थान स्पेशल आता है। तो इस तरीके के प्रश्न भी मेरे चैनल पर सॉल्व कराए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं टीजीटी होम साइंस 2005 का पेपर। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है पोषण। पोषण के बारे में यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है। 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने, उसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग समृद्धि और नवीनीकरण के लिए करता है। पोषण एक प्रक्रिया है जहाँ पदार्थ उनके कार्यों समृद्धि के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है, उनका उपयोग करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि पोषण क्या है। अगर बात की जाए तो पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए, जैव कार्य का मतलब श्वसन प्रक्रिया हो गई, उत्सर्जन प्रक्रिया हो गई, पाचन प्रक्रिया हो गई, इन कार्यों को करने के लिए पदार्थ प्राप्त करते हैं एवं उनका उपयोग करता है। ठीक है, यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। पोषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है इस रूप में। पोषणिक स्थिति या फिर किसी व्यक्ति के शरीर में पोषण की क्या स्थिति है, क्या स्टेज है, इसे हम लोग किस तरीके से प्रयोग करेंगे। अच्छी और बुरी के रूप में, कुपोषित और अतिपोषित, अपर्याप्त और पर्याप्त, अनुकूलतम और अल्पतम। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनुकूलतम और अल्पतम, क्योंकि पोषण की स्थिति का वर्गीकरण अनुकूलतम और अल्पतम के रूप में किया जा सकता है। पोषण की 3 विधियां होती हैं जिनमें उत्तम पोषण, अपर्याप्त पोषण और अनुकूलतम पोषण होता है। पोषण के द्वारा शरीर के साथ मानसिक विकास भी उचित रूप से होता है। स्वास्थ्य पर ध्यान न देने वाले लोग भी अपर्याप्त पोषण का शिकार हो जाते हैं। तो विधियों का वर्गीकरण अगर किया जाए तो ये देखिएगा यहाँ पे 2 प्रकार आपको दिख रहे हैं, अनुकूलतम और अल्पतम। इसी के साथ आप ध्यान दीजिएगा एक विधि और भी इसी के अंतर्गत आएगी जो कहलाएगी उत्तम पोषण। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। पुष्टिकर पदार्थ ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते, बनाते और मरम्मत नहीं करते, शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते, BMR नियंत्रित नहीं करते। तो जो पुष्टिकर पदार्थ होते हैं वो हमें ऊर्जा की आपूर्ति को नियंत्रित नहीं करते। ठीक है, ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। देखिएगा कैसे। पुष्टिकर पदार्थ शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते बल्कि शरीर में होने वाली बीमारियों से रक्षा करते हैं। विटामिन तथा खनिज तत्व पुष्टिकर पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते, ये तो सही बात है। विटामिन और खनिज लवण हमें ऊर्जा देने का कार्य नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, ये हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। विटामिन के सेवन से शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता में वृद्धि होती है। सब्जी और सस्ते फल विटामिन और खनिज दोनों के अच्छे स्रोत होते हैं।
यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। खाद्य ऊर्जा की कृतिक या फिर क्रिटिकल इकाई दिखाई जाती है, तो खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल इकाई कैसे दिखाई जाएगी? 1:4 के रूप में। किसे हम प्रदर्शित करेंगे? आप ये सूत्र याद रखिएगा, 1:4 अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना होता है? अब देखिए, इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं ना, ये परसेंटेज पे डिपेंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जनरली कहा जाता है कि 60 से 70% होता है जल की मात्रा। अब यहाँ पे देखिए 60 के बाद आएगा 62 और 70 कितना बताया जाता है मैक्सिमम, तो यहाँ पे दिया है ये 75। तो ये वाले आंसर ना हमेशा ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं, जो एकदम सटीक और पास का आंसर होगा वही सही माना जाता है। हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 62%। डिटेल आप लोग देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है। अब ध्यान दीजिएगा, ये पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2005 का, ठीक है। 2005 के पहले जो भी आरडीए आया हुआ था उस अनुसार संदर्भ व्यक्ति की आयु बताई गई थी 20 से 39 वर्ष, लेकिन जो आरडीए 2020 है उसमें यही संदर्भ व्यक्ति की आयु 19 से 39 वर्ष बताई गई है। रेफरेंस एज मतलब जब भी आरडीए का निर्माण किया गया है, जो सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी में कैटेगरी बांटी गई है आरडीए में, वो इन्हीं एज को ध्यान में रखते हुए बांटा गया है और इन्हें ही रेफरेंस एज कहा जाता है। प्रौढ़ावस्था में आने वाले व्यक्तियों को आरडीए के निर्माण के लिए रेफरेंस एज या संदर्भ व्यक्ति के रूप में चुना जाता है, ठीक है। और याद रखिएगा, संदर्भ व्यक्ति का क्या बताया गया है कि वह व्यक्ति जिसकी उम्र 19 से 39 वर्ष हो, वह 8 घंटे निद्रा लेता हो, शारीरिक कार्य करने में सक्षम हो तथा जिसकी आदर्श लंबाई पुरुष की 5.8 फीट और महिला की 5.3 फीट हो तथा बात की जाए वजन की, तो पुरुष का शारीरिक वजन 65 किलो और महिला का 55 किलोग्राम होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति कहलाते हैं संदर्भ व्यक्ति। यहाँ पे आंसर होगा 19 से 39 वर्ष। आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, याद रखिएगा ये आंसर है आरडीए 2020 के अनुसार, और ये जो ऑप्शन बना हुआ है ये पहले के आरडीए के अनुसार बना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रश्न है, आरडीआई हिंदी में कहा जाएगा संस्तुत आहारीय अंतर्ग्रहण इससे प्रभावित होता है। कार्यस्थल, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक आकार, शारीरिक आकार। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि देखिएगा कई बार ऐसा होता है कि परिवार की जो स्थिति है, परिवार का जो आकार है, वो भी हमारे भोजन को प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित किससे होगा? परिवार के आकार से। यदि परिवार छोटा हो तो वो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ के लिए, लेकिन अगर परिवार का आकार बड़ा है तो वो उन्हीं भोज्य पदार्थों का प्रयोग कर पाएंगे जिससे कि पूरे परिवार का सिर्फ पेट भर सके। हो सकता है कि उन्हें पोषक तत्व ना मिल सके। यही है कि अगर व्यक्ति शिक्षित है तो वो कम से कम शिक्षा के द्वारा कम धन में भी अधिक पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है शरीर बनाने वाले खाद्यों से। शरीर बनाने वाले खाद्य आंसर होगा प्रोटीन। संरक्षित सब्जियों और फलों से आंसर होगा विटामिन। अनाजों और बाजराओं से आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। तेलों और वसा से आंसर होगा वसा या फिर फैट। तो संतुलित आहार में अगर हमें ऊर्जा चाहिए तो अधिकांश ऊर्जा 60 से 70% हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे अनाज और बाजराओं से, क्योंकि ये अच्छे सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, और कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही भारतीय थाली में सबसे ज़्यादा ऊर्जा ली जाती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनाज का एक एक्सचेंज देता है। याद रखिएगा, अनाज का एक एक्सचेंज देगा हमें 50 कैलोरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज, लिपेज शब्द लिखा है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ा जाएगा इसे लाइपेज, सही शब्द होता है। लाइपेज पाया जाता है, तो याद रखिएगा लाइपेज कहाँ पाया जाएगा, तो आंसर होगा आमाशयी रस में। यहाँ डिटेल देखिए, आमाशय में एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम लोग HCl भी कहते हैं, म्यूसिन, ध्यान दीजिएगा,
आमाशय में एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूसिन और अन्य कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं। आमाशय में प्रमुख एंजाइम पेप्सिन के अतिरिक्त इसमें रेनिन और लाइपेज पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, पेप्सिन प्रोटीन पे प्रक्रिया करेगा, रेनिन दूध पे प्रक्रिया करता है और लाइपेज वसा पे। लाइपेज वसा को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर पेप्टोन और एल्ब्यूमेज में बदल देता है, रेनिन दूध फाड़ने का कार्य करता है। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 2। एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए: पुनः चोट से बचाना और स्थिति को बिगड़ने देना। देखिए ये तो सही है, पुनः चोट से बचाना, क्या नहीं करने देना चाहिए, ये तो बचाना चाहिए लेकिन स्थिति भी बिगड़ने नहीं देना चाहिए। फिर उसके बाद है घायल व्यक्ति को यथासंभव आराम देना, जल्दी से जल्दी घायल व्यक्ति को व्यावसायिक चिकित्सीय सेवा के अधीन करना, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच करना, ये नहीं करना चाहिए, ये कार्य डॉक्टर का है। हम तो किसी को प्राथमिक चिकित्सा इसीलिए देते ही हैं कि जल्द से जल्द उसे कुछ तो आराम हो जाए, क्योंकि यदि मान लीजिए किसी चोट में पट्टी बांधी गई है तो हो सकता है रक्तस्राव को रोकने के लिए बांधी गई हो, तो अगर हम फिर से खोल के चेक करेंगे तो इस स्थिति में उसका रक्त और बह सकता है, जिससे कि उसकी स्थिति रोगी की ओर गंभीर हो सकती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर कितनी होती है? ये तो सबको पता है, आंसर होगा 72 बार प्रति मिनट। 72 बार 1 मिनट में वयस्क व्यक्ति के हृदय की औसत एवरेज धड़कन होती है। एक वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन 70 से 72 बार प्रति मिनट होती है। अब देखिए यहाँ पे 70 भी ऑप्शन है, 72 भी है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर है 72। अगर आपको नहीं मिलता है 72 ऑप्शन तो फिर 72 के आसपास आने वाले शब्दों को हम ढूंढेंगे। भ्रूण अवस्था में शिशु के हृदय की धड़कन 150 बार प्रति मिनट होती है, जबकि नवजात शिशु की धड़कन 120 बार प्रति मिनट तथा वृद्धावस्था में 60 बार प्रति मिनट धड़कन होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि नवजात शिशु की भी अक्सर पूछा जाता है, शिशु का जब भ्रूण अवस्था में हो तब भी पूछा जाता है, तो ये पूछा ही जाता है प्रश्न, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 2021 में भी इससे प्रश्न बने हुए थे। श्वसन की प्रक्रिया 18 बार होती है, हृदय धड़कन की जो प्रक्रिया है ये औसत दर इसकी 72 होती है, दोनों याद रखिएगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आपने अगर अभी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट जानकारियाँ आपको तुरंत मिल सके और वहाँ पे आप आकर के MCQ क्विज़ भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। आंसर होगा स्राव अवरोध। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी व्यक्ति का स्राव हो रहा, रक्त स्राव और ज़्यादा हो रहा है तो रक्त स्राव को रोकने वाले या अवरोध उत्पन्न करने वाले प्राथमिक चिकित्सक को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि रक्त स्राव हो गया, शरीर से रक्त बह गया तो कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति की जान भी जा सकती है। ऑप्शन होगा यहाँ पे सही, ऑप्शन नंबर 1। वयस्क के लिए सामान्य रक्तदाब है। अब यहाँ देखिए आपको एवरेज में दिया है, जैसे कि 85 से 110, 50 से 80, तो आप ये क्लियरली जानते हैं कि 80 से 120 होना चाहिए। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रेट होता है 80 120। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि देख रहे हैं कि अंतर दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वयस्क के लिए सामान्य रक्तदाब है 90 से 120 प्रति 60 से 85 mm प्रति Hg। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। खुले घावों के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त क्या करना चाहिए? घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए। खुले घाव हैं, खुले मतलब ओपन इंजरी हमें दिख रही है, सामने में चोट जो लगी हमें क्लियरली दिख रहा है, तो अगर उसमें कोई वस्तु धसी हुई है, हो सकता है उसकी वजह से ही रक्तस्राव अधिक होता जा रहा है, तो जो घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन होगा 1। पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है इनमें, तो देखिएगा जितने ऑप्शन है इनमें से एक्यूरेट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। पट्टियों को वर्गीकृत किया जाएगा तो त्रिकोण पट्टी होती है, गोल और लिपटी पट्टियाँ होती हैं। इसी प्रकार से आपके सामने और भी ऑप्शन लिखे हैं, देख लीजिएगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। डिटेल इसका ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति जिसके कपड़ों में आग पकड़ ली हो की मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए?
जल द्वारा आग को बुझाना, उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना, उसकी ओर जाते हुए कंबल, कालीन या कोट ले जाना, आहत को नहीं लुढ़काना। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, जितनी ऑक्सीजन मिलेगी आग उतनी बढ़ेगी और उस व्यक्ति को उतनी हानि होगी। हो सकता है आसपास का जो भी वस्तु है या सामान है वो भी जलने लग जाए। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि आग से बचाना है हमें, तो हमें क्या करना होगा, उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना नहीं चाहिए। बाकी ये सब जो ऑप्शन है इनका प्रयोग कर सकते हैं आग को रोकने के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक कैल्शियम का अच्छा स्रोत है? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ज़्यादातर दूध ही आता है कि दूध कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स होता है। ध्यान दीजिएगा, दूध में इसकी कमी होती है। तो दूध में अगर इन ऑप्शन में से बात की जाए तो विटामिन सी की कमी होती है, क्योंकि जो दूध है ना उसे उबाल दिया जाता है और ताप के संपर्क में आने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए माता का जो दूध होता है उसे बिना उबाले शिशु को दिया जाता है। इस कारण उसमें कुछ मात्रा में विटामिन सी होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दूध में किसकी कमी होती है? तो जनरली विटामिन सी की, और इसी के साथ आयरन की भी कमी पाई जाती है। कोड़ीय मुख शोथ, जिसे हम लोग शोथ शब्द होगा यहाँ पे, इंग्लिश में से हम लोग कहेंगे स्टोमेटाइटिस, होता है इसकी कमी से। तो याद रखिएगा कि मुख संबंधी जो भी रोग हैं वो ज़्यादातर राइबोफ्लेविन के कमी के कारण होता है। प्रश्न है, मंदाग्नि या फिर डाइस्पेप्सिया का अर्थ है बदहजमी। ठीक है, मंदाग्नि का अर्थ होता है बदहजमी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, पाइका खाने की इच्छा करने वाली गर्भवती महिला में किसकी कमी होती है? ऑप्शन आपके सामने दिया है, ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन। तो ऐसी गर्भवती महिला जिन्हें पाइका या मिट्टी या फिर सौंधी चीज़ें, मिट्टी खाने की इच्छा होती है, तो उनमें जनरली आयरन की कमी होती है, चौक या मिट्टी खाने की इच्छा। निम्नलिखित में से किसमें गॉइट्रोजेनिक घटकें नहीं होती हैं? आंसर होगा शलजम में। निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन है? तो यहाँ पे गेहूँ, बाजरा, ज्वार, चावल, इन सब के 100 ग्राम की तुलना की जाए तो हमें ज्वार में सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होगा। ICMR 1989 खाद्य ग्रुपों के अनुसार राजमा किस ग्रुप में है? तो राजमा प्रोटीन का बहुत ही अच्छा साधन होता है, लेकिन राजमा आएगा किस ग्रुप में? तो द्वितीय ग्रुप में आएगा। वैसे तो अगर बात की जाए प्रोटीन प्राप्ति का, जो मांसाहारी भोजन होते हैं वो काफ़ी अच्छे सोर्स होते हैं, लेकिन प्रोटीन प्राप्ति का शाकाहारी अगर सोर्स बात की जाए तो राजमा होगा, और ये आएगा द्वितीय ग्रुप में। फलियों के अंकुरण से, आंसर होगा विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा नहीं बढ़ेगा, फलियों के अंकुरण से। फली का मतलब हो गया जैसे चना कुछ देर के लिए भीगा है, चना है, उड़द की दाल है, तो इनमें जब अंकुरण होता है ना तो उसमें विटामिन सी और अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाता है, तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आंसर है विटामिन सी की मात्रा बढ़ती है। ब्रान किसका एक अच्छा सोर्स है? तो आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। ध्यान दीजिएगा कि जो ब्रान है ना ये अनाजों के छिलकों में पाया जाता है, और इसे ही क्या कहा जाएगा? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, लाल ताड़ के तेल में क्या होता है? तो विटामिन ई। तेल में जनरली ध्यान दीजिएगा विटामिन ई ही ज़्यादातर पाया जाता है, तो लाल ताड़ के तेल में क्या होगा? विटामिन ई। शर्करा को वर्गीकृत किया गया है इस रूप में, आंसर होगा गैर विकारी खाद्य में। गैर विकारी खाद्य के अंतर्गत आता है शर्करा, जैसे कि सुक्रोज, दुग्ध शर्करा, जवा की शर्करा आदि। याद रखिएगा इन्हें गैर विकारी खाद्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है? तो दूध में अगर बात की जाए तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? वो आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। आपके सामने डिटेल दिया है कि दूध में सर्वाधिक मात्रा में जल होता है। अब यहाँ जल ऑप्शन है नहीं, जल के बाद कार्बोहाइड्रेट कितना? 4.9%। वसा कितना होगा? 3.7%। प्रोटीन होगा 3.5%। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट।
निम्नलिखित में से किस एक घटक का प्रभाव भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता है? तो आंसर होगा यहाँ पर, अगर बात की जाए तो आंसर होगा यहाँ पे संस्कृति, क्योंकि संस्कृति पर प्रभाव भोजन की पसंद पर नहीं पड़ता। सभी संस्कृतियों में लोग अपने पसंद का भोजन करते हैं, जिसके कारण इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति की संस्कृति अलग तरीके की है तो उसे वही भोजन करना होगा। भोजन के ऊपर किसी भी संस्कृति का असर नहीं पड़ता, व्यक्ति अपनी इच्छानुसार भोजन ग्रहण करता है। प्रश्न है, सीधे भाप से पकाना, डायरेक्ट स्टीमिंग, पकाने की एक विधि है जिसमें गर्म करके अप्रत्यक्ष विधि आएगा आंसर। अब आयोग ने ये आंसर बताया है, लेकिन ये क्वेश्चन और फिर आंसर का बहुत ही कहा जाए तो एक्यूरेट नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि सीधे भाप से पकाना, पहली बात तो भाप या वाष्प से पकाने की दो विधियां होती है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब सीधे भाप से हम जब पकाएंगे तो ये गर्म करने की प्रत्यक्ष विधि होना चाहिए ऑप्शन में, लेकिन आंसर दिया है अप्रत्यक्ष विधि, तो यही इसके पास का एक आंसर समझ में आ रहा है, तो इसीलिए आयोग ने इसे ही सही आंसर दिया है, ऑप्शन होगा 4। क्वेश्चन नेक्स्ट है 33, कीड़वन बढ़ाता है, तो आंसर होगा 4, विटामिन सी की मात्रा। कीड़वन के द्वारा, फर्मेंटेशन के द्वारा क्या होगा, विटामिन सी की मात्रा भोज्य पदार्थों में बढ़ जाती है। खाद्य पदार्थों को बोतल बंद, डिब्बा बंद और पैकेजिंग करने से उस खाद्य पदार्थ को बिगाड़ने वाले किस घटक को बहुत कम किया जा सकता है? तो आंसर होगा कि अगर हम इस तरीके के पैकेजिंग वाले भोज्य पदार्थों को बात किया जाए तो इसमें आंसर होगा वायु की उपलब्धता। देखिएगा कि जो पैक्ड भोजन है अगर उनमें वायु उपलब्ध हुआ तो वायु के साथ उसमें जीवाणु भी उपलब्ध होंगे, तो जैसे ही ताप में अंतर होगा तो जीवाणुओं की भी वृद्धि में और कमी में भी अंतर दिखाई देगा। तो याद रखिए, आप लोग अक्सर इस तरीके के जो भोजन होते हैं वो एयर टाइट डिब्बे में दिए जाते हैं या फिर उनमें बिल्कुल भी एयर नहीं होता, आंसर होगा वायु की उपलब्धता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइम में से किसी विधि में एंजाइम विकृत हो जाती है? तो याद रखिएगा, निर्जलीकरण अगर हमने किया, जिस भी खाद्य पदार्थ में कुछ ना कुछ एंजाइम होगा, कोई भी रसीला या आर्द्र युक्त फल है, सब्जी है, कोई भी भोज्य पदार्थ है, अगर वो नमी युक्त है तो उसमें एंजाइम होगा। लेकिन अगर हमने उसका निर्जलीकरण कर दिया है, उसमें से जल सुखा दिया तो एंजाइम भी सूख गए। तो याद रखिएगा, खाद्य संरक्षण की ये भी एक विधि है, आंसर होगा यहाँ निर्जलीकरण। ज्ञान कैसा स्रोत है? मानवीय, गैर मानवीय, नवीनीकरण, गैर पारंपरिक। ये सभी ऑप्शन हैं रिसोर्सेज के, संसाधन के, लेकिन ज्ञान कैसा है, ये व्यक्ति विशेष से संबंधित है ना, ये हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके का पाया जाता है, तो आंसर होगा मानवीय स्रोत। प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त हिस्सा होता है, तो गर्भावस्था के दौरान आंसर होगा यहाँ पे 75 ग्राम। गर्भावस्था के दौरान 75 ग्राम प्रतिदिन अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता होती है। साधारण कार्य करने वालों की ये कैलोरी दी हुई है, तो ये कैलोरी मान लीजिए ये पुरानी आरडीए के अनुसार है, फिर भी ये एक एवरेज है, याद रखिएगा गर्भावस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त 75 ग्राम लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, 16 से 18 वर्षों की किशोरावस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संस्तुत दैनिक हिस्सा होता है ग्राम प्रतिदिन। अब ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये पुराने आरडीए के अनुसार हैं। अगर हम बात करें आरडीए 2020 की, तो 16 से 18 वर्ष की अगर कोई किशोरी है, लड़की है, तो उसे याद रखिएगा प्रोटीन की अगर मात्रा बात की जाए तो उसे लेना होगा 46.2 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन, ठीक है, 46.2 ग्राम। तो इसका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का 46.2 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना होगा 16 से 18 वर्ष की लड़कियों को। ध्यान दीजिए, ज्वर के दौरान देना चाहिए, तो अगर बात की जाए कोई व्यक्ति अगर ज्वर से, बुखार से, फीवर से पीड़ित है तो तले हुए और खस्ता खाद्य पदार्थ ये तो नहीं देना चाहिए। मसालेदार खाद्य पदार्थ बिल्कुल भी नहीं, वह खाद्य जो सहजता से उपलब्ध हो, सरलता से पचने वाला खाद्य। तो ध्यान दीजिएगा, हमें अगर कोई व्यक्ति ज्वर से पीड़ित है तो उसे सरलता से पचने वाले भोज्य पदार्थ ही देने चाहिए। प्रश्न है, दूध में मिलावट की जांच किस यंत्र से होती है? तो बैरोमीटर, वायु के नापने के लिए थर्मामीटर, तापमान नापने के लिए लैक्टोमीटर, दूध की मिलावट
मापने के लिए। और माइक्रोस्कोप ये सूक्ष्मदर्शी होता है जिससे हम छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे लैक्टोमीटर, तो याद रखिएगा दूध में ही, दूध से जब दही परिवर्तन होता है तो लैक्टिक एसिड आपने नाम सुना होगा, तो लैक्टिक से याद रखिएगा दूध में क्या होगा। अगर मिलावट की जांच करनी तो हम लैक्टोमीटर का प्रयोग करेंगे। प्रश्न है ORS घोल में जल के प्रति लीटर में, अगर हम ORS बनाना चाहते हैं तो 1 लीटर जल में साधारण नमक, सोडा बाइकार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड की क्रमशः कितनी मात्राएं होनी चाहिए, ग्राम में पूछा गया है। तो साधारण नमक होना चाहिए 3.5 ग्राम 1 लीटर जल में। उसके बाद बाइकार्बोनेट, सोडा बाइकार्बोनेट होना चाहिए 2.5 ग्राम और पोटेशियम क्लोराइड की मात्रा होनी चाहिए 1.5 ग्राम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है टाइफाइड किस माध्यम से फैलता है। तो बहुत ही क्लियर आंसर है ऑप्शन के अनुसार जल और आहार। टाइफाइड जल और आहार, दूषित जल और दूषित आहार से भी फैलता है। टाइफाइड को आंत ज्वर भी कहते हैं। यह रोग दूषित जल और आहार की वजह से होता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफोसा या साल्मोनेला टाइफी शब्द आपको देखने को मिलेगा जनरली, नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, इस रोग को मोतीझरा या मियादी बुखार भी कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। खेसारी दाल के कारण होता है, तो लेथेरिज्म होता है। खेसारी दाल के कारण लेथेरिज्म बीमारी होती है जिसे नॉर्मल भाषा में लकवा कहा जाता है। तो आंसर याद रखिएगा, खेसारी दाल में के कारण होती है लेथेरिज्म। और ये जो खेसारी दाल है ये अरहर के दाल के जैसा ही देखने में थोड़ा बहुत लगता है, तो अंतर पहचानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मिलावट की जाती है तो याद रखिएगा अरहर के दाल में खेसारी दाल की मिलावट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 है मिलावट करने वाले निम्नलिखित में से किसके कारण आंशिक या पूर्ण अंधापन के साथ हृदय के लिए भी नुकसानदेह होता है। तो अगर बात की जाए आर्जीमोन का तेल, अगर इसकी मिलावट की जाती है तो हृदय रोग भी होगा, अंधापन भी हो सकता है। तो आंसर होगा यहाँ अर्गेमोन शब्द लिखा है, याद रखिएगा आर्जीमोन। मिलावट करने वाले खाद्य तेलों में आर्जीमोन तेल का मिलावट करते हैं जिसके कारण आंशिक या पूर्ण या अंधापन के साथ हृदय के लिए भी नुकसान होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है FPO मानक चिन्ह इसकी गुणवत्ता के लिए है। तो आंसर होगा जैम। ध्यान दीजिएगा, जो FPO है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर, यहाँ पर अगर बात की जाए FPO तो ये है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर अधिनियम। यह पारित हुआ था 1946 में और इसमें फिर एक बार सुधार भी किया गया था जो कि किया गया था 1961 में। तो FPO कब अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1946 में। और यह किसकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है, एक प्रतीक चिन्ह है। तो आंसर होगा जैम जेली से संबंधित प्रोडक्ट के अंतर्गत। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 46 है पारिवारिक सदस्यों के लिए सिलाई और बुनाई करने वाली एक पत्नी उदाहरण है इसकी। तो यहाँ पे आय के प्रकार दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि पारिवारिक आय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मौद्रिक आय, दूसरा है वास्तविक आय, तीसरा है मानसिक आय। मौद्रिक आय वह आय है जो कि हमें मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है, जैसे कि सैलरी, वेतन, मजदूरी, किराया, ब्याज, लगान, रॉयल्टी, ये सब। वास्तविक आय की बात अगर की जाए तो वास्तविक आय 2 प्रकार के होंगे, एक होगा वास्तविक प्रत्यक्ष आय, दूसरा होगा वास्तविक अप्रत्यक्ष आय। वास्तविक प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत हम बिना धन खर्च किए ही सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं, और वास्तविक अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत हम धन तो खर्च करते हैं लेकिन उसके बदले में जो हमें सुविधा प्राप्त हो रही है वो अच्छी क्वालिटी की प्राप्त होती है। और मानसिक आय क्या है, वास्तविक आय के प्रयोग से ही जो हमें संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती, प्रसन्नता मिलती है, वही मानसिक आय कहलाती है, जब हम मेंटली रिलैक्स फील करते हैं। तो अगर कोई भी पत्नी ऐसी है कि जो सिलाई बुनाई घर पे कर देंगी तो हमें इसके लिए बाहर पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, तो यह कहलाएगा उदाहरण वास्तविक प्रत्यक्ष आय का। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित में से किस प्रकार का लेखा भविष्य के लिए योजना बनाने में सहायक होता है। तो अगर हमें भविष्य के लिए योजना प्लानिंग करनी है तो हमें मासिक लेखा जरूर रखना होगा, मासिक बजट बनाना होगा ताकि हम अपने फ्यूचर को निर्धारित कर सकें। प्रश्न है 48 किस प्रकार के बैंक खाते में
धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? आंसर होगा सावधि जमा लेखा। किस प्रकार के बैंक में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है? आंसर होगा सावधि जमा लेखा। सावधि जमा लेखा जैसे खाते में धनराशि एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है। सावधि जमा खाते की योजना का प्रारंभ 1970 में हुआ था। इस योजना को डाक विभाग द्वारा शुरू किया गया था ताकि जनता अपना धन जमा कर सके। प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्रभाव में आया? तो आंसर होगा 1986। ध्यान दीजिएगा, ये जो 1986 ये भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, जो कि भारत में निवास करने वाले उपभोक्ता के लिए ये कानून बनाया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने सहयोग के लिए सामान अथवा सेवाएं खरीदता है वह उपभोक्ता है। क्रेता की अनुमति से ऐसे सामान या सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता है। ठीक है, आंसर होगा 1986। कमेंट में एक बार आप बता दीजिएगा कि भारतीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। अब देखेंगे आज का आखिरी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि आज का लास्ट प्रश्न होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन नम्यता दर्शाता है? नम्यता की अगर बात की जाए तो वक्र रेखाएं ही दर्शाएंगी। रेखाएं भी कई तरीके की होती है जिनका प्रयोग हम कला के रूप में करते हैं। तो अगर बात की जाए वक्र रेखाओं की, कर्व रेखाओं की, तो ये सबसे ज़्यादा नम्यता दर्शाती हैं और स्त्रियों के लिए उचित यह रेखा का प्रकार भी है। वक्र रेखाएं नम्यता को दर्शाती हैं। वक्र रेखाएं बादलों, फूलों की पंखुड़ियों और घुमावदार नदी नालों की याद दिलाती हैं। नदी नालों नहीं, सागर होना चाहिए था शब्द। प्राचीन स्थापत्य कला के गुंबदों में इनका प्रयोग बहुत देखने में आता है। सभी कलाकृतियों में रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर हो गया यहाँ पे 4। अब ये 2005 का पेपर चल रहा है, टीजीटी होम साइंस 2005। अभी इसमें 50 प्रश्न हल हो चुके हैं। अभी 50 प्रश्न और फिर उसके बाद 25 और, क्योंकि इसमें टोटल 125 प्रश्न होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल करने की, ताकि आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ते चलें। अब 2005 का पेपर सॉल्व होते ही इसके बाद जो अगला एग्ज़ाम हुआ था उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।